कवर करने जा रहे हैं एमसीए का अपना सिक्योरिटीज़ एंड साइबर लॉज, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम 2023 का जून का और 2000 और दिसंबर का हम पेपर देख लेते हैं। जैसे ये 2023 का है, ठीक है, जून का। तो ये वो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो पेपर है वो उतना टफ नहीं है और हमें उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है। इससे आपको यही पता चलेगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछेगा, ठीक है। ये रहा हमारा 2023 का दिसंबर। ये क्वेश्चन पेपर में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसी में से ही हमारे क्वेश्चंस घुमा फिरा कर आएंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर से ही क्वेश्चन आए, हो सकता है कि 23 से ना आए 22 से आ जाए, 22 से भी ना आए, हो सकता है 21 से आ जाए, ठीक है। तो हम लास्ट 5 ईयर के हम क्वेश्चन पेपर भी हम करेंगे, जिसमें आप जो साइबर सिक्योरिटी के जो टर्म्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, आपको वो भी जानना ज़रूरी है क्योंकि वो भी क्या कहते हैं 5 मार्क्स से हमारे आ जाते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी ऑडिट क्या होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है, और जैसे मालवेयर्स क्या होता है, क्रिप्टो जैकिंग क्या होता है। तो ये सारे ये 2-2 नंबर के हैं ये, ठीक है। 10 नंबर का है तो यानी कि हर एक 2-2 नंबर के हो गए। तो उतना ज़्यादा हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 1। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन और उसके जो आंसर है, ठीक है, वो भी मैं लिख रहा हूँ। अब आंसर मैं इस हिसाब से लिख रहा हूँ ताकि अगर ये 5 मार्क्स का आता है या फिर 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी आप लिख पाएँ, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए, तो इसमें से ही आपको बस 2 नंबर का ही आपको लिखना है। अगर हो सकता है क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाए, 10 मार्क्स का आ जाए, ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से आंसर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी, डिस्कस इट्स रिलेवेंस, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या है, आप उससे क्या समझते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, एक प्रैक्टिस है, ठीक है। क्या है, एक प्रैक्टिस है जिससे कि हम अपने कंप्यूटर्स को, अपने सर्वर्स को, अपने मोबाइल डिवाइसेस को और जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं या फिर उसके अंदर हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको डिफेंड करना, उसको क्या करना, उसको डिफेंड करना। तो इसी प्रैक्टिस को हम बोलते हैं क्या, साइबर सिक्योरिटी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है वहाँ से आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू टेक्नोलॉजी देयर आर सर्टेन लॉज। देखिए यहाँ तक तो हमारी हो गई सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की, मतलब साइबर सिक्योरिटी क्या, उससे अब क्या मतलब है, ठीक है। बट अब आगे हम कुछ एडिशनल चीज़ें जान रहे हैं, जैसे कि अब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ना कुछ लॉज भी हैं। अब उस लॉ के तहत अलग अलग चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ जाए अगर आप साइबर क्राइम करते हैं तो, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रेमेडीज़ में आ जाती हैं, जैसे कि रेमेडीज़ प्रोवाइडेड बाय लॉज इंक्लूडिंग कंपनसेशन, इम्पेरिजमेंट, फॉरफीचर, फाइन एटसेट्रा, ठीक है। हो सकता है कि आपको कंपनसेशन देना पड़ जाए या फिर अगर आप कोई साइबर क्राइम करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई चीज़ है ऐसी जो आपकी जब्त हो सकती है, ठीक है, अगर वो साइबर क्राइम से रिलेटेड है तो, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी की अगर डेफिनेशन आती है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, बाकी ये एडिशनल चीज़ है। और यहाँ पर ये जो हमें डेफिनेशन दी गई है ये एज़ पर द लॉ है, ठीक है, किसके हिसाब से, ये एज़ पर द लॉ। लेकिन लॉ कौन सा है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। ये डिफ़ाइन करता है कि
कौन सा एक्ट साइबर क्राइम में आता है, कौन सा एक्ट साइबर क्राइम में नहीं आता, उसको हम वहाँ से ओमिशन कर सकते हैं, वहाँ भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन हमें दी गई है ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के हिसाब से दी गई है। ठीक है, तो इसको याद करना कंपलसरी नहीं है, बस ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन हमारा यूज़ होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन NB, तो इसको पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। ये मैंने लिखा इसलिए है ताकि आपकी ये नॉलेज में रहे। बाकी इम्पोर्टेंट हमारा सिर्फ इतना है, आप चाहें तो ये दोनों चीज़ भी आप एडिशनल तौर पे उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये इसमें कि जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक लॉ के तहत आता है। ठीक है, एक लॉ के अंडर में आता है, वो कौन से लॉ के अंडर में आता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत आता है। ठीक है, जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन से एक्ट साइबर सिक्योरिटी मतलब कौन से एक्ट साइबर क्राइम में आते हैं, और अगर आप वो साइबर क्राइम करते हैं तो आपको कौन सी पनिशमेंट या फिर जेल कुछ भी मतलब हो सकता है। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी के क्या रिलेवेंस। ठीक है, सो साइबर सिक्योरिटी इनेबलिंग द सेफ़ यूज़ ऑफ इंटरनेट। साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, वो हमें इंटरनेट को सेफ़ तरीके से यूज़ करने में हेल्प करता है। कनेक्टेड सर्विसेज, स्मार्ट डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जितने भी सर्विसेज, जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस, जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हैं, ठीक है, उनको सेफ़ तरीके से यूज़ करने में साइबर सिक्योरिटी हमारी हेल्प करता है। एंड साइबर सिक्योरिटी enabling the safe use of all IT controlled business function। साइबर सिक्योरिटी सेफ यूज़ करने में हमारी हेल्प करता है क्या, ऑल IT कंट्रोल बिजनेस फंक्शंस, क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए एक हॉस्पिटल है या फिर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है, या फिर वहाँ पे हमारी कुछ ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसको यूज़ करके जिसको गलत काम के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो साइबर सिक्योरिटी हमारी उस चीज़ में भी हेल्प करता है ताकि हम उसको सेफ तरीके से हम यूज़ कर सकें। अगेन, साइबर सिक्योरिटी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। साइबर सिक्योरिटी हमारी हेल्प करता है ताकि हम ये पता कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और उस चीज़ को हम रोक सकें। किस चीज़ को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को, यानी कि अगर कोई आपका मोबाइल फ़ोन भी आपकी परमिशन के बिना यूज़ करता है, ठीक है, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी के लॉ के अंडर में आता है। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी हमारी हेल्प करता है कि हम ये पता कर सकें कि क्या कि कोई पर्सन हमारा मतलब हमारे डिवाइस का या फिर हमारे नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का, ठीक है, वो कहीं गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है या फिर उसको अनऑथराइज्ड उसका एक्सेस तो नहीं ले रहा है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी ऑफ IT सिस्टम्स एंड क्लाउड सर्विसेज। साइबर सिक्योरिटी हमारी हेल्प करता है कि हम जो IT सर्विसेज होती हैं या फिर IT सिस्टम्स जो होते हैं हम उनको यूज़ कर सकें और क्लाउड सर्विसेज को हम यूज़ कर सकें सेफ तरीके से। एंड सिक्योर स्टोरेज ऑफ कस्टमर्स प्राइवेट एंड इंटीमेट इंफॉर्मेशन एंड डाटा। और साइबर सिक्योरिटी सिक्योर करता है, किस चीज़ को सिक्योर करता है, स्टोरेज ऑफ कस्टमर्स प्राइवेट डाटा, ठीक है, एंड इंटीमेट इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ठीक है, एंड लीगल एंड रेगुलेटरी कंपाइलेंस। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक लॉ के अंडर में आता है, जो कि है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बॉडीज़ बनाई गई हैं, यानी कि कुछ डिपार्टमेंट्स आप बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि साइबर सिक्योरिटी के लॉ को वो कंट्रोल करता है, उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो कि इंटरनेट पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है, उसको सेफ तरीके से यूज़ करें। तो ये तो हो गया हमारा मीनिंग, व्हाट डू मीन बाय साइबर सिक्योरिटी एंड डिस्कस इट्स रिलेवेंस। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ इतना, ठीक है, और अगर वो इसके बारे में पूछता है वो रिलेवेंस के बारे में भी, तो आप ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हैं, तो आप डिफरेंस समझा सकते हैं और हमें इसके प्रोज एंड और जो कॉन्स हैं वो भी हमें समझाने कि डिजिटल सिक्योरिटी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। ठीक है, सो डिजिटल सिक्योरिटी इज़ ए ब्रॉडर टर्म विच encompasses within itself protection of online identity data assets technology with the use of various tools like software web services और biometrics firewalls proxies। तो डिजिटल सिक्योरिटी क्या है, थोड़ा सा एक ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ प्रोटेक्शन में ज़्यादा होता है। जैसे कि अब प्रोटेक्शन में कैसे हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजिटल सिक्योरिटी का यूज़ करके, तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती है। उसमें हम सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ वेब सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। वेब सर्विसेज मतलब हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन हमारे सिस्टम में डायरेक्ट ना घुस पाए, मतलब कि जब हम इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे वाईफाई के थ्रू वो डायरेक्ट हमारे सिस्टम में वो ना घुस पाए, तो उसके लिए हम फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर या फिर जो इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम पे अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके लिए हम अलग अलग वेब सर्विसेज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई खेल हो गया, वो तो चलो हमारा इसमें आ गया, ये सॉफ्टवेयर में आ गया। बायोमेट्रिक क्या है, तो बायोमेट्रिक भी हमारा डिजिटल सिक्योरिटी का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, फायरवॉल्स जो होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी आते हैं और हार्डवेयर की फॉर्म में भी आता है। ठीक है, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में अगर विंडोज़ है, तो उसके अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में फायरवॉल होता है, जिसको अगर आप ऑन नहीं करेंगे तो आप किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को, ठीक है, आप परमिशन नहीं दे पाएंगे कि वो डायरेक्टली वो एंटर कर सके आपके डिवाइस में। ठीक है, तो फायरवॉल जो है वो हार्डवेयर की फॉर्म में भी है और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी है। अब डिजिटल सिक्योरिटी के 3 पिलर होते हैं। तो सबसे पहला पिलर है कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा है इंटेग्रिटी, तीसरा है अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट पिलर का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर देखिए, अगर आप डिजिटल सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं तो उसका सबसे पहला मोटिव ये होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे, यानी कि जिस पर्सन का वो डाटा है सिर्फ वही पर्सन उसको यूज़ कर पाए, उसका एक्सेस ले पाए। ठीक है, और इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि उस डाटा में कोई छेड़छाड़ ना हो, जो 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 डाटा जैसा था उसको वैसा ही रखा जाए। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप बायोमेट्रिक अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हर कोई एंटर ना कर पाए ऑफिस में। मतलब अगर बायोमेट्रिक ऑफिस में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि कोई भी पर्सन जो कि बाहर का है वो ऑफिस के अंदर वो एंटर ना कर पाए। ठीक है, और हर एक पर्सन का एक फिंगरप्रिंट होगा। ठीक है, और वो फिंगरप्रिंट कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फिंगरप्रिंट अगर किसी और के हाथ में लग गया तो वो उसका गलत यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, और जो चीज़ जैसी है, यानी कि फिंगरप्रिंट जैसा उसको वैसे ही रखो। ठीक है, और वो अवेलेबल भी होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल ही नहीं है तो जो पर्सन एंटर करना चाहता है अंदर, अगर उसको एक्सेस है भी, तभी वो फिर वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रोज की। अगर हम डिजिटल सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा हमारा क्या है कि जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो एक डिवाइस में वो स्टोर रहती है। ठीक है, और वो प्रोटेक्ट रहती है। सेकंड, सस्पिशियस और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डिवाइस कैन बी ब्लॉक्ड, यानी कि अगर कोई सस्पिशियस या फिर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस है, ठीक है, हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं थ्रू डिजिटल सिक्योरिटी एंड थस प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म। और इसी तरीके से हैं जो पॉसिबल हार्म है हम उसको भी हम रोक सकते हैं। सिक्योरिटी बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक्स इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ए हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। हम ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, अगर हम बायोमेट्रिक का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर किसी का फिंगरप्रिंट्स वो अलग अलग होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
अटैक्स एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टील बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ ये तो है कि किसी की बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन डिफ़िकल्ट है स्टील करना, लेकिन पॉसिबल है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आप 100% सिक्योर हैं। अगर किसी ने आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन किसी तरीके से स्टील कर ली तो वहाँ पर आपके हार्म होने के चांसेस हैं, जैसे कि आप मूवीज़ में देख सकते हो, है ना। नेक्स्ट, डिजिटल सिक्योरिटी इनेबल्स वन सेल्फ टू फेयरलेसली कम्युनिकेट, ट्रांसैक्ट, वर्क एट्सेट्रा इन ऑनलाइन मोड। यानी देखिए, डिजिटल सिक्योरिटी इनेबल करती है क्या कि एक पर्सन बिना किसी डर के किसी पर्सन से वो कम्युनिकेट कर सकता है, बातचीत कर सकता है, ठीक है, अपना काम कर सकता है ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है ना कि हाँ कि वो सेफ़ है। यानी अब देखिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप चैट इसलिए कर पा रहे हैं, आप उससे फ्रीली आप बात इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ कि ये सेफ़ है। ठीक है, यानी मेरी चैट जो है वो कोई और नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम crashing or solving down and thus protect business transaction communication etc happening over computer network or system. Next है, digital security thus may help in forecasting the economy of the state as it cuts down on many costs. हाँ, डिजिटल सिक्योरिटी की मदद से क्या है कि हमारी, अगर हम जैसे ऑनलाइन कोई बिज़नेस करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, तो हम उसकी मदद से हम भी फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी एक तरीके से कह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी की जो स्टेट है वो क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गए उसके प्रॉफिट, बट इसके लॉस क्या हैं। अवेलिंग सर्विसेज लाइक प्रोक्योरिंग टूल्स फॉर डिजिटल सिक्योरिटी कैन बी ए कॉस्टली अफेयर। हाँ ये तो है, देखिए अगर हम डिजिटल सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल बात है कि हम कोई ना कोई हार्डवेयर की फॉर्म में हम कोई डिवाइस हम यूज़ कर रहे होंगे या फिर कोई हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे, तो कई बार क्या होता है कि जो डिवाइसेस होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो भी बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, जैसे आप जैसे क्विक हिल ले लीजिए। ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कई बार जो डिजिटल सिक्योरिटी होती है वो हमारे लिए कॉस्टली साबित होती है। ठीक है, वेब सर्विसेज और टूल्स में और मे नॉट बी कंपैटिबल विद द डिवाइस ऑफ द यूज़र। हाँ, हो सकता है कि आप काफ़ी पुराना डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो डिजिटल सिक्योरिटी है, ठीक है, वो नए डिवाइसेस के हिसाब से वो बनी है। तो यानी कि वो अगर आप कैपेबल हैं कि हाँ कि आप टूल या फिर जो सॉफ्टवेयर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन वो अगर आपके डिवाइस में ही नहीं चलेगा तो फिर तो उसका फ़ायदा क्या है फिर। और डिजिटल सिक्योरिटी सर्विसेज और टूल्स में बी डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एट टाइम्स एंड नीड्स टू बी अपडेटेड रेगुलरली। हाँ, अब मान लेते हैं कि आपके पास डिवाइस है, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आपने बाय कर लिया डिजिटल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, वो कंपैटिबल भी है, बट उसको कॉन्फ़िगर करना, उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है, उसको कैसे बार बार अपडेट करना है वो आपको नहीं आता है। फिर आप क्या करोगे, आप किसी एक पर्सन को आप हायर करोगे, तो इसमें भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। सर्विसेज और टूल्स में स्लो डाउन फंक्शनिंग ऑफ यूज़र्स डिवाइस और एट टाइम्स में इंटरवेन इवन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अनदर प्रोग्राम। हाँ, कि जो डिजिटल सिक्योरिटी कई बार ऐसा होगा कि आपके काम को क्या करेगी, वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगी। ठीक है, या फिर क्या होगा कि अगर आप एक काम कर रहे हैं तो वो दूसरे काम पे भी आपके इफ़ेक्ट डालेगी। तो ये डिजिटल सिक्योरिटी के क्या हैं, ये कॉन्स हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, अभी हमने साइबर सिक्योरिटी का जो मीनिंग होता है वो हमने डिस्कस करा, और साइबर सिक्योरिटी के लेवल्स, ठीक है, डिजिटल सिक्योरिटी क्या होती है उसके प्रोज एंड कॉन्स को हमने अभी समझा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन इस वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम की जो चैनल है वहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा।